चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम भारत की बेमिसाल जैव विविधता की बात करेंगे, जो कि आज लुप्तप्राय होने के संकट से जूझ रही है। आज के इस वीडियो में हम भारत की ऐसी ही 7 लुप्तप्राय इंडेंजर्ड स्पीशीज प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि लुप्तप्राय प्रजातियां क्या होती हैं या किसे बोलते हैं। तो लुप्तप्राय प्रजातियां वे होती हैं जो कि जंगल में विलुप्त होने की कगार पर हैं। वे दुनिया भर से विलुप्त हो सकती हैं या फिर किसी एक क्षेत्र से। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 लुप्तप्राय प्रजातियों की बात करेंगे जिनको अगर संरक्षण नहीं मिला तो ये पृथ्वी से विलुप्त हो सकती हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से तेजी से शहरीकरण, वनों की कटाई, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान के विनाश ने कई प्रजातियों को खतरे में डाल दिया, जिससे वे विलुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 7 इंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करेंगे जो विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहली इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो है बंगाल टाइगर। ठीक है। तो अगर बंगाल टाइगर की बात करें तो दुनिया की कुल बाघ आबादी का, ठीक है, दुनिया की कुल बाघ आबादी का लगभग आधा हिस्सा बंगाल टाइगर है, जिसमें से 70% भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि अगर बाघों की कुल आबादी 100 है, तो उसमें से जो आधे हैं यानी कि जो 50 है वो कौन से हैं? बंगाल टाइगर। और इन 50 में से 70% कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। यानी कि करीब 35 जो है वो केवल भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर इनके आवास की बात करें तो ये जो बंगाल टाइगर है आपको जंगल में, मैंग्रोव वन में और आर्द्रभूमि जैसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। और ये बंगाल टाइगर गर्म और ठंडे तापमान से निपटने में सक्षम हो चुके हैं। ठीक है। तो ये गर्म या ठंडे किसी भी प्रकार के मौसम से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है या अनुकूल बना लिया है। तो इतना समझ में आ गया, इनका हमने निवास स्थान समझ में आ गया और इनका अनुकूलन देख लिया और इनकी आबादी देख ली। अब देखते हैं ये जो बंगाल टाइगर है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज क्यों है। तो जो बंगाल टाइगर इसके लुप्त प्राय होने का जो कारण है वो मेनली ये कारण है कि सबसे पहला कारण तो ये है कि इसका जो अवैध शिकार किया जाता है। ठीक है। इसका अवैध शिकार किया जाता है किस लिए? इसकी त्वचा और शरीर के अंगों के लिए। दूसरा जो कारण है उनके विलुप्त होने का वह है हमारा ट्रॉफी शिकार। ट्रॉफी शिकार क्या होता है? इसमें जानवरों को स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए मारा जाता है और उनके अंगों को ट्रॉफी के रूप में रख लिया जाता है। ठीक है। ये होता है हमारा ट्रॉफी शिकार। इसी तरह जो तीसरा कारण है यह शहरी विकास। ठीक है। तो शहरी विकास में क्या होता है? शहरी विकास के कारण इनके जो रहने के स्थान है जानवरों के, बंगाल टाइगर के, वो स्थान क्या होते हैं? कम होते चले जाते हैं शहरी विकास के कारण, जो भी इनके एक लुप्त प्राय होने का कारण बनता है। इसके अलावा है मानव वन्य जीवन संघर्ष। ठीक है। इंसानों का जानवरों के साथ संघर्ष। तो ये थे वो कारण जो बंगाल टाइगर को लुप्त प्राय होने की श्रेणी में या कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। और 2023 तक भारत में बंगाल टाइगरों की कुल संख्या 3100 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। तो ये था हमारा पहला इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि थी बंगाल टाइगर। देखते हैं आज की सेकंड प्रजाति को। तो हमारी जो दूसरी स्पीशीज है वो है हमारा एशियाटिक लायन। ठीक है। एशियाई शेर। तो जो एशियाई शेर होते हैं ये अफ्रीकी शेरों की तुलना में लगभग 10 से 20% छोटे और बड़ी पूंछ वाले होते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें कि ये एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाई शेर आपको दक्षिण पश्चिम एशिया से लेकर पूर्वी भारत तक पाए जाते हैं या यहाँ का पाए जाने वाला मूल निवासी है। ठीक है। एशियाई शेर। लेकिन अब यह केवल भारत में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। जो कि गुजरात में है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही केवल एशियाई शेर पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये प्राउड वाली बात है कि ये जो एशियाई शेर है ये पूरे विश्व में कहीं भी नहीं पाए जाते, सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके लुप्त प्राय होने के कारण। ठीक है। तो इनका जो पहला कारण है लुप्त प्राय होने का वह है कि कच्ची और अवैध विद्युत बाड़े। ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी गिर नेशनल पार्क के आसपास रहती हैं वो अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने खेतों के चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रीफाइड फेंसिंग कर देते हैं। जिससे क्या होता है? ये जो शेर है, एशियाई शेर है, उन विद्युत बाड़ों की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो ये भी एक कारण है इनके आबादी के कम होने का। इसके बाद है कि सिंचाई के लिए क्षेत्र में किसानों द्वारा खोदे गए खुले कुएं। ठीक है। जो किसान है वहां, जो आसपास रहने वाले किसान है वो अपने खेतों में पानी के लिए कुएं खोदते हैं और इन्हीं कुओं में गिरकर भी एशियाई शेरों की मौत होती है। ठीक है। तो ये हुआ इनके दूसरा कारण। और अगर एशियाई शेरों की संख्या की बात करें तो इनकी जो संख्या वो करीब 600 से लेकर 700 के आसपास की है। ठीक है। चलते हैं तीसरी इंडेंजर्ड स्पीशीज की ओर। तो तीसरी जो हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज है वह है हमारी हिम तेंदुआ। ठीक है। स्नो लेपर्ड। अब अगर हम
हिम तेंदुओं के निवास स्थान की बात करें तो जो इसका निवास स्थान है ना वह एशिया की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लेकिन अब ये केवल लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये कहाँ पाए जाते हैं, हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में, ठीक है। ये हो गया इनका निवास स्थान। और अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो जनवरी 2024 के अनुसार इनकी जो जनसंख्या है वह कितनी है, 700, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 700 के आसपास है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इनको, हिम तेंदुओं को पहाड़ों का भूत भी बोला जाता है, या पहाड़ों के भूत के नाम से फेमस है ये। इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है हिम तेंदुओं को, ठीक है। अब देखते हैं इनके लुप्त प्राय होने के कारण, ठीक है। तो जो पहला सबसे कारण है वह हमारा मानवीय हस्तक्षेप, ठीक है। तो इंसानों के हस्तक्षेप के कारण भी इनकी जो संख्या है वो कम हुई है। इसके बाद जो दूसरा कारण है इनका शिकार, अवैध शिकार। और इनका शिकार किस लिए होता है, इनकी खाल और शरीर के अंगों के लिए, ठीक है। तीसरा कारण जो है इनके लुप्त प्राय होने का, हुआ है कि घरेलू पशुधन में वृद्धि, जिससे ऊंचाई वाले चारागाह भूमि का समाप्त होना, ठीक है। जो किसान होते हैं वो अपने घरेलू पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, जो चारागाह भूमि होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कम होने लगती है, जिससे भी ये जो जानवर है हिम तेंदुए, इनके लुप्त प्राय होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटीज और हिम तेंदुओं के बीच संघर्ष, ठीक है। इंसानों और हिम तेंदुओं के बीच का संघर्ष भी एक कारण है। और इसके अलावा जल विद्युत और खनन परियोजनाएं, ठीक है। जो भी इन क्षेत्रों में या हिमालय क्षेत्रों में जल विद्युत या खनन परियोजनाएं चलाई जाती है, उनसे भी इन हिम तेंदुओं को नुकसान पहुंचता है उनके आवास को लेकर, जिससे उनके लुप्त प्राय होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की ओर, जो कि है हमारी स्पीसीज नंबर 4, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस। तो अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो ये भारत और हिमालय के तलहटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, भारत और हिमालय की तलहटी क्षेत्रों में, ठीक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 20वीं सदी की शुरुआत में ना जो इनकी संख्या थी वो 200 से भी कम रह गई थी, ठीक है। इन एक सिंग वाले गैंडों की जो संख्या है वो 20वीं सदी की शुरुआत में 200 से भी कम रह गई थी। लेकिन अब पूर्वोत्तर भारत और नेपाल के जो तराई घास के मैदान है उसमें वर्तमान संख्या करीब 3700 के आसपास तक पहुंच गई है, ठीक है। और ये संख्या यहाँ तक क्यों पहुंची है, क्योंकि इनके संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, ठीक है। इसीलिए इतिहास में इसको सबसे सफल संरक्षण प्रयासों में से एक माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप देखो 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 200 बचे थे, लेकिन अब इनकी संख्या करीब 3700 के आसपास आ गई है। और ये संभव कैसे हुआ है, इनके सफल संरक्षण प्रयासों के कारण। इसीलिए इतिहास में इसको सबसे सफल संरक्षण प्रयास माना जाता है। अगर कभी ये पूछा जाता है कि सबसे सफल संरक्षण प्रयास किससे संबंधित है, तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए या एक सींग वाले गैंडे से संबंधित है। अब देखते हैं इनके लुप्त प्राय होने के कारण। तो सबसे पहला कारण, मेन कारण यही है कि इनकी सींगों के लिए निशाना बनाया जाता है, ठीक है। जो इनकी सींग होती है, यहाँ पर देखिए, ये जो इनकी सींग होती है इसके लिए इसका शिकार किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा कारण है कि बार बार बाढ़ का आना। तो आप ये न्यूज में भी अक्सर देखते रहते होंगे कि क्या होती है, बार बार बाढ़ आ जाती है इन क्षेत्रों में जहाँ ये पाए जाते हैं, जिसके कारण भी इनकी संख्या कम होती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वह है मानव वन्य जीव संघर्ष का खतरा। चलते हैं नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज की ओर, जो कि है भारतीय मृग या ब्लैक बक। ये स्पीसीज नंबर 5 है हमारी। अब अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो ये जो भारतीय मृग होते हैं, ब्लैक बक होते हैं, जिनका निवास स्थान कहाँ है, भारत और नेपाल, ठीक है। इनका निवास स्थान ये भारत और नेपाल के मूल निवासी हैं। और 20वीं सदी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई, निवास स्थान के विनाश के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब अगर आपको देखना कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे खुले घास के मैदानों में, सूखी झाड़ियों वाले क्षेत्रों में और कम जंगलों वाले क्षेत्रों में। अब इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर भी इनको लाया जा रहा है या इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखते हैं इनके लुप्त प्राय होने के क्या कारण है। तो इनके लुप्त प्राय होने के कारण में जो पहला कारण है कि सबसे पहले तो इनकी खाल के लिए इनका अवैध शिकार किया जाता है, ठीक है, खाल के लिए इनका अवैध शिकार। दूसरा है कि निवास स्थान का नुकसान। तीसरा है आवारा कुत्तों के द्वारा भी इनका शिकार किया जाता है, जिससे भी इनकी संख्या जो क्या है, कम होती है। और चौथा कारण है कीटनाशक और चलते वाहन, ठीक है, कीटनाशकों से भी इनको नुकसान पहुंचता है और जो चलते वाहन होते हैं उनसे भी इनको दिक्कत होती है। देखते हैं अगली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि है स्पीसीज नंबर 6, जो कि है सिंह पूंछ वाला मकाक, ठीक है, लायन टेल्ड मकाक। इनके निवास स्थान की बात करें तो ये दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के, ठीक है, दक्षिण भारत के पश्चिम घाट के छोटे और गंभीर रूप से खंडित वर्षा वनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ ये पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में।
अब अगर आपको इनको पहचानना है कि ये सिंह पूंछ वाले मकाक कौन से हैं, तो आप इनको पहचान सकते हो। इनकी एक खासियत होती है कि इनके गले के चारों ओर चांदी सफेद घने रूप में बाल होते हैं, जिसने इसको आप पहचान सकते हैं। देखिए ठीक है, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, इनके चांदी की तरह सफेद घने बाल होते हैं इनके सिर के चारों ओर। ये प्राइमेट अधिकतर शर्मीले होते हैं, शर्मीले किस्म के होते हैं, और ये वर्षा वनों की ऊपरी छतरियों में रहते हैं। ये वर्षा वन की छतरियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में बात की है, जो कि आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर हमने वर्षा वनों की जो लेयर होती है, फ्लोर होते हैं, उनको 1 बाय 1 कवर किया था। एक बार उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और ये आपको नीलगिरी संरक्षित जैवमंडल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अभी के हिसाब से इनकी जो कुल आबादी है वो कितनी है, 4000 के आसपास है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि अगले 25 वर्षों में जो इनकी आबादी वो 20% से अधिक गिर जाएगी। ठीक है, 20% से अधिक इनकी आबादी में गिरावट आ जाएगी अगले 25 सालों में। आइए अब देखते हैं इनके लुप्तप्राय होने के कारण। तो सबसे पहला कारण जो सब में कॉमन है वो क्या है, शिकार। ठीक है, अवैध शिकार। और जो दूसरा कारण वो है सड़क पर हत्याएं। और तीसरा है निवास स्थान का नुकसान। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि जंगलों को क्या है, काटा जा रहा है। ठीक है, शहरीकरण किया जा रहा है, जिससे इनके जो निवास स्थान होते हैं उनमें कमी आती है, और जिससे इनको नुकसान पहुंचता है, और ये इंडेंजर्ड बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज की ओर, जो कि है स्पीसीज नंबर 7, जो कि है भारतीय जंगली बैल या बाइसन। ठीक है, इंडियन बाइसन, जिसको गौर भी बोलते हैं। तो ये जंगली मवेशियों के परिवार में सबसे बड़ा और सबसे लंबा जानवर होता है। ठीक है, मवेशी आप जानते हो, जैसे जो किसान होते हैं वो जानवरों को पालते हैं, तो वो घरेलू मवेशी हो गए। ठीक है, इसी तरह होते हैं हमारे जंगली मवेशी जो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, तो ये उन जंगली मवेशियों के परिवार में सबसे बड़ा और सबसे लंबा जानवर होता है। अब अगर इनके मूल निवास स्थान की बात करें, तो इनका जो मूल निवास स्थान है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया है। दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया इनका मूल निवास स्थान है। IUCN ने 1986 से इसको भारतीय बैसन को असुरक्षित रूप में सूचीबद्ध किया, वल्नरेबल। ठीक है, इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में सूचीबद्ध किया किसने, IUCN ने, जो कि 1986 से है। तो IUCN क्या होता है, इसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। IUCN, अभी ये जान लीजिए, IUCN एक संस्था है जो नेचर के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है, और ये जानवरों को उनकी असुरक्षा के रूप में कैटेगराइज करती है। ठीक है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस तरह कैटेगराइज करती है। ठीक है, IUCN को हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अब इस इंडियन बाइसन को संरक्षण करने के उद्देश्य से कई सारे परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काबिनी राष्ट्रीय उद्यान और मासिना गुड राष्ट्रीय उद्यान इसके संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये इंडियन बाइसन के संरक्षण से संबंधित है, नागरहोल, बांदीपुर, काबिनी और मासिना गुड। और आप सबने रेड बुल का नाम सुना ही होगा या पिया हो, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक होती है, ऊर्जा पेय होता है। और उस रेड बुल की जो ब्रांडिंग है, उसके पीछे की जो स्रोत है, जो प्रेरणा, वो कौन, यही इंडियन बाइसन है। तो रेड बुल की जो ब्रांडिंग के पीछे जो प्रेरणा, वो क्या है, इंडियन बाइसन है। अब बाइसन ने कई हिस्सों में अपनी 70% से भी अधिक आबादी खो दी। इसी वजह से ये जो इंडियन बाइसन है, इनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा है, क्योंकि इन्होंने अपनी 70% से ज्यादा जो आबादी है, क्या है, उसको खो चुके हैं ये, इसीलिए ये इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आते हैं। अब देखते हैं इनके लुप्त प्राय होने के क्या कारण हैं। तो इनका सबसे पहला जो लुप्त प्राय होने का कारण है वह है कि अवैध शिकार। अवैध शिकार किस लिए, इनके मांस के लिए, सींग के लिए और औषधि उत्पादों के लिए। उसके अलावा जो दूसरा कारण है वह हमारा है सिकुड़ते आवास। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा कारण है वह है घास के मैदानों के विनाश से भोजन की कमी। जो घास के मैदान है वो भी कम हो रहा है, जिससे इनकी भोजन में कमी आ जाती है, जिसके कारण भी ये लुप्त प्राय होने के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। तो ये हैं वो 3 कारण जिनके कारण यह जो इंडियन बाइसन है वो लुप्त प्राय होने की कगार पर है। ठीक है, तो ये थे वो 7 इंडेंजर्ड स्पीसीज भारत की जो लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज हमारी। तो ये समझ में आ गया होगा कि इन प्रजातियों को नष्ट होना न केवल भारत की प्राकृतिक विरासत के लिए एक त्रासदी होगी, बल्कि इसके गहरे पारिस्थितिक परिणाम भी होंगे। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो, ये सारे जानवर जो हैं हमारी स्पीसीज मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो इससे क्या हो, जो पारिस्थितिक तंत्र होगा, वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो उनके आवासों की रक्षा करना, अवैध शिकार विरोधी कानूनों को लागू करना और जलवायु परिवर्तन और मानवीय वन्य जीव संघर्ष जैसे खतरों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए तत्काल और ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। ठीक है, जिसके बाद ही इन सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाया जा सकेगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।